जय हिंद दोस्तों। तो आज जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे वो क्लास 10th का जो चैप्टर 6 है, मतलब क्लास 10th की जो जियोग्राफी है उसका हम चैप्टर 6 डिस्कस करेंगे। जो कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्री क्या होते हैं, किस बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे आज के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मेनली मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में, कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री की बात करते हैं वो कहते किसे हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चर, कि मैन्युफैक्चर का क्या इंपॉर्टेंस होता है, लोकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री बाय कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड बाय वेटेज, यानी कि वेट। फिर मेजर इंडस्ट्री की बात करेंगे जो हमारी कंट्री के अंदर में है। फिर हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्री पॉल्यूशन एंड कंट्रोल के ऊपर। फिर जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा कि गवर्नमेंट इंटेंटिव्स क्या थी हमारी कंट्री के अंदर जिसमें कि मैन्युफैक्चर को प्रमोशन दिया गया था। ये सारे टॉपिक्स आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी मीडियम के लिए भी नोट्स बना सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश मीडियम के नोट्स मतलब इंग्लिश मीडियम में भी अपने नोट्स को बना सकते हैं। और ये जो वीडियो रहेगी वो दोनों लैंग्वेज के लिए, और जो 2025 में जितने भी एग्जाम होने वाले उन सब के लिए आपको क्या देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ से क्विक रिवीजन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में। तो आप दो चीज याद रखिएगा, पहला आता है यहाँ पे जो चैप्टर में ही है, एक है मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, तो इंडस्ट्री का मतलब होता है कि इंडस्ट्री ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, PRODUCE। तो वो प्लेस हमारे लिए क्या कहलाता है, इंडस्ट्रीज कहलाता है। अब एग्जांपल के तौर पे समझिए, जैसे हम बात करते हैं फैक्ट्री। फैक्ट्री में क्या होता है, रॉ मटेरियल का यूज करके क्या बनाया जाता है, एक यूजेबल प्रोडक्ट बनाया जाता है, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है जो हम यूज करते हैं। तो वो जगह क्या कहलाएगा, हमारे लिए इंडस्ट्री कहलाएगा। अब जो जगह पे सर्विसेज प्रोड्यूस होती है तो वो भी हमारे लिए क्या है, इंडस्ट्री है। क्यों, क्योंकि जब हम जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सॉरी एस नहीं आएगा यहाँ पे, जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो इसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की प्रोडक्शन को क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। तो मेनली इंडस्ट्री वो जगह होती है जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। अब आता है मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि जब हम गुड्स को लार्ज क्वांटिटी में रॉ मटेरियल का यूज करके हम क्या करना बनाते हैं, एक उसको और जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स उसको बनाते हैं, तो वो हमारे लिए कहलाता, वो जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है मैन्युफैक्चरिंग। अब एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए पेपर किससे बनाया जाता है, लकड़ी से बनाया जाता है। शुगर किससे बनाया जाता है, शुगर केन से बनाया जाता है। स्टील किससे निकलता है, आयरन से निकलता है। तो ये हमारा क्या लाएगा, मतलब जो स्टील है वो कहाँ से आता है, आयरन ओर से आता है। तो ये जो प्रोसेसिंग चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है प्रोसेसिंग चलना। रॉ मटेरियल का यूज करके हम क्या करते हैं, यूजेबल चीज बनाते हैं, तो वो हमारे लिए कहलाता है मैन्युफैक्चरिंग। जैसे भी मैंने बताया, लकड़ी से पेपर बन रहे हैं, जो चीनी है यानी कि जो शुगर है वो शुगर केन से बन रहा है, स्टील है वो किससे बन रहा है, आयरन ओर से मिल रहा है। तो ये जो प्रोसेसिंग हो रही है, यानी कि जो फाइनल गुड्स बन रहे हैं, ये हमारा कहलाता है, जो फाइनल गुड्स बनने की जो प्रोसेस होती है वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। देखिए, किसी भी इकोनॉमिक की बात करते हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होता है, या हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो किस तरीके से काम करता है, इकोनॉमिक के डेवलपमेंट के बैकबोन की तरीके से काम करता है। मतलब ये क्या होते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बैकबोन होता है, यानी कि वो क्या करता है, सपोर्ट, मतलब बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल पर सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। एक चीज़ और देखिए, जैसे अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना क्या था, मतलब या चाइना की बात करें तो क्या है, एक आपको हब देखने को मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। सबसे ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं वो कहाँ किया जाता है, चाइना के अंदर में किया जाता है। लेकिन अभी के टाइम पे धीरे धीरे हमारी भी कंट्री क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। तो हर एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो बैकबोन है वो आपको क्या देखने को मिलेगी, इंडस्ट्रीज देखने को मिलेगा, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है। होप सो कि आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। देखिए, इंपॉर्टेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में क्या आता है, सबसे पहला आता है हमारा मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। अब मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है कि इसमें हम अपने एग्रीकल्चर के मेथड को क्या करते हैं, मॉडर्न करते जाते हैं, यानी कि नए नए टेक्नोलॉजीज लेकर के आते हैं। तो जो अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री प्रोवाइड कराता है बहुत से टूल्स,
इरिगेशन पंप हो गया, जैसे फर्टिलाइजर्स हो गया, इंसेक्टाइड्स हो गया, मतलब जो कीड़े मकोड़े मारने वाली जो दवा होती है। तो ये आपको क्या देखने को मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिलेगा। आप एक बात ऐसे समझिए, देखिए हम अगर थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाए, एशियंट हिस्ट्री में जाए, तो जब आयरन का खोज हुआ था, आपको ने पढ़ा होगा, जैसे ही आयरन का खोज हुआ था तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस पे, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा था वो किस पे पड़ा था, ट्रेड पे पड़ा था। यानी कि ट्रेड क्या हो चुका था, बढ़ चुका था। एग्रीकल्चर में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आई थी। एग्रीकल्चर में कैसे, तो वहां पे जो अलग अलग जो टूल्स डेवलप किए जा रहे थे, जैसे कि अगर हम एक्स की बात करते हैं, कुल्हाड़ी की बात करते हैं, तो कुल्हाड़ी का यूज किसके लिए किया जाता था, कि फॉरेस्ट को क्लीन करके एग्रीकल्चर लैंड बना करके वहां पे लार्ज स्केल पर खेती होने लगी थी। फिर जैसे हल जैसे जो टूल्स थे वहां पे वो बनने लग गए थे, शार्प टूल्स बनने लगे थे, जो कि काफी ज्यादा चेंजेस लेकर के थे एग्रीकल्चर में। ये आपका थोड़ा सा एशियंट टाइम की बात करें, तो इन मॉडर्न टाइम में भी है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो क्या कर रहा है, आज के टाइम पे एग्रीकल्चर के लिए एक मॉडर्नाइज टूल्स हमें प्रोवाइड करा रहा है मशीन के तौर पे। जैसे आज के टाइम पे क्या है, जो लार्ज एरिया लैंड पे जो एग्रीकल्चर किया जाता है और जब वहाँ पे क्रॉप्स हार्वेस्ट किया जाता है, तो वहाँ पे जो मशीन यूज़ किया जाता है वो ऐसे मशीन यूज़ की जाती है जो कि ग्रेन्स को और जो वेस्ट प्लांट होते हैं उससे वो क्या करते हैं, रिमूव करते जाते हैं, साथ साथ में सेपरेट करते जाते हैं। और जो टाइम ड्यूरेशन है, ये जो टाइम जो कंजप्शन है उसको भी वो क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको सबसे पहले किस में देखने को मिलेगा, हमारी एग्रीकल्चर में, यानी कि एग्रीकल्चर में आज के टाइम पे मॉडर्नाइज देखने को मिलेगा। दूसरा आता है रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। देखिए यहाँ पे ना दो पॉइंट निकल के आता है। जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं उसमें जब टेक्नोलॉजी आती है तो वो कहीं ना कहीं क्या करता है, अनएम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करता है। अब एक चीज़ समझिए एग्जांपल यहाँ से, जैसे हम कंप्यूटर की बात करते हैं, या आज के टाइम पे अगर हम 2025 में बात करें तो आज के टाइम पे एआई बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में कब काम कर रहा है। तो जिन्होंने अपनी स्किल डेवलप कर ली सिचुएशंस के हिसाब से, उनके लिए क्या जनरेशन हो रहा है, जॉब क्रिएट हो रहे हैं। और जिन्होंने अपनी स्किल डेवलप नहीं करी तो उनके लिए क्या आएगा, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट आएगा। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ समझिए कि क्या करता है वो, अनएम्प्लॉयमेंट और जो पॉवर्टी है उसको भी कम करने में क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, ये लार्ज स्केल पर क्या करता है, जो स्किल लेबर होते हैं उनके लिए जॉब क्रिएट करता है सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर में। देखिए अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में हमने, इकोनॉमिक्स के अंदर में हमने 3 सेक्टर डिवाइड कर रखा है। पहला आता है हमारे पास प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर। दूसरा आता है सर्विस सेक्टर, सॉरी सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। और तीसरा आता है हमारे पास टर्सरी सेक्टर, या जिसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, टर्सरी सेक्टर। और जैसे देखिए हम प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं तो इसमें आपका जैसे एग्रीकल्चर आ गया, एग्रीकल्चर। तो प्राइमरी सेक्टर में हमें मेनली क्या मिलता है, रॉ मटेरियल मिलता है, रॉ मटेरियल। तो ये हमारा किस में आता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है। सेकेंडरी सेक्टर जिसे आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, तो सेकेंडरी सेक्टर में हमारा क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग। इसमें हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल का यूज करके हम एक फाइनल और जो उसकी जो फाइनल गुड्स होते हैं उसको प्रिपेयर करते हैं। टर्सरी सेक्टर में आता है हमारे पास सर्विस, क्या आता है, सर्विस। अब जैसे कि देखिए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जो डॉक्टर काम कर रहे होंगे, तो यहाँ पे जो डॉक्टर काम करेंगे वो अपनी स्किल और नॉलेज की बेस पे क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, तो वो हमारे लोग सर्विस सेक्टर। या हम बैंक की बात करते हैं, बैंक, तो ये भी हमारे लिए क्या है, सर्विसिंग सेक्टर है। क्यों, क्योंकि बैंक हमें क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड कराता है। तो इस तरीके से हमने इकोनॉमिक्स को क्या कर रखा है, 3 सेक्टर में डिवाइड कर रखा है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो स्किल और जो नॉलेजेबल जो लेबर्स होते हैं उनके लिए वो क्या करता है, लार्ज स्केल पर जॉब क्रिएट करता है सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर में। तो ये कहीं ना कहीं क्या करता है, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को रिड्यूस करने में मतलब रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद आता है प्रमोट ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार करना। तो कहीं ना कहीं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो ट्रेड को भी प्रमोट करता है। अब कैसे,
अब जैसे देखिए लार्ज स्केल पर कोई भी जो गुड्स या अगर हम सर्विसेज की बात करते हैं या गुड्स की बात करते हैं, जो वो मैन्युफैक्चरिंग होता है तो वो क्या करता है, बाहर के देशों के साथ ट्रेड करता है, एक्सचेंज करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है। तो वो कहीं ना कहीं क्या करता है, ट्रेड को भी प्रमोट करने का काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर हम एशियन टाइम की बात करते हैं तो एशियन टाइम पे हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक थी वो कौन थी, एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमिक थी, एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी। अब देखिए एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि हमारी जो इकोनॉमी रहती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, हम बाहर जो चीज़ें बेचते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है हमारी इकोनॉमिक बेस्ड इकोनॉमी। एक होती है इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी। इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिस कंट्री की जो इकोनॉमी होती है वो किस पर डिपेंड होती है, बाहर के देशों के साथ जो प्रोडक्ट खरीद के लाती है तो उस पर डिपेंड करती है। तो एशियन टाइम पे हमारी इकोनॉमी किस पे बेस्ड थी, एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी थी। तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो कहीं ना कहीं क्या करता है, जब कहीं ना कहीं वो क्या करता है, ट्रेड को भी प्रमोट करने का काम करता है। अब एग्जांपल के तौर पे समझिए, हमारी कंट्री आज़ाद हुई थी 1947 और हमसे 2 साल बाद आज़ाद हुआ था 1949 में चाइना। लेकिन चाइना की इकोनॉमी आज हमारी कंट्री से काफ़ी ज़्यादा आगे है। इसका मेन कारण क्या है कि जो चाइना ने जो सबसे ज़्यादा फोकस किया था वो किया था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे। तो शुरुआत मतलब अगर हम बात करें जब से चाइना आज़ाद हुआ है तो 2014 से पहले सबसे ज़्यादा जो एक मैन्युफैक्चरिंग हब था वो चाइनीज़ कंट्री थी, मतलब चाइना कंट्री था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कम कॉस्ट पे लेबर लार्ज स्केल पर अवेलेबल थे। तो जो कंपनी थी वो चाइना में जाके इन्वेस्ट करती थी, तो वहाँ पे वो क्या होते थे, चाइना में इन्वेस्ट होने की वजह से वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफ़ी लार्ज स्केल पर निकल के आया था। तो आप पहले देखते थे कि आप छोटी से छोटी चीज़ें या आज भी जो आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप देखोगे तो मोस्टली उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, चाइनीज देखने को मिलेगा। जैसे आप ओप्पो का फ़ोन देख लीजिए, वीवो का फ़ोन देख लीजिए, एमआई, रियलमी, ये सारी क्या है, चाइनीज कंपनी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लार्ज स्केल पर आज भी क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके लिए, ट्रेड को प्रमोट करने के लिए भी। फोर्थ पॉइंट आता है बूस्ट इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। कहीं ना कहीं ये क्या करता है, हमारी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी को भी बूस्टअप करता है, यानी कि इंक्रीज करने में हेल्प करता है। कैसे? क्योंकि वो रॉ मटेरियल का यूज़ करता है फिनिश गुड बनाने के लिए। जैसे ही वो फिनिश गुड बनता है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है। अब एग्जाम्पल से समझिए, यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम कॉटन की बात कर रहे हैं। कॉटन कॉटन हमारे लिए क्या है, रॉ मटेरियल है। क्या है? रॉ मटेरियल। और कॉटन का यूज़ कॉटन का यूज़ क्या बनाने में किया जा रहा है, क्लॉथ बनाने में किया जा रहा है, कपड़ा बनाने में किया जा रहा है। और ये हमारे लिए क्या है, फिनिश्ड गुड है, यानी कि इसका अंतिम उपयोग होगा। तो इसकी जो कॉस्ट होगी वो कॉटन के कंपेयर में क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। तो तो कहीं ना कहीं क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है वो इकोनॉमिक को बूस्टअप करने में भी हेल्प करता है। रॉ मटेरियल का यूज़ करके वो क्या करता है, फिनिश गुड्स बनाता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, अब आता है इंडस्ट्रियल लोकेशन। लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, अगर हम बात करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं। अब जैसे जो फैक्टर्स हैं इन्फ्लुएंस लोकेशन, तो सबसे पहला आता है रॉ मटेरियल कि किस जगह पे रॉ मटेरियल है, फिर लेबर, कैपिटल, मार्केट एंड पावर सप्लाई। ये वो फैक्टर हैं जो कि एक इंडस्ट्री की लोकेशन पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए आपको क्या करना है, एक जो इंडस्ट्री स्टैब्लिश करनी है जो किसके लिए होगा, मतलब समझ लीजिए कि या इस तरीके से समझिए, मान लीजिए आपको क्या करना है, मेटल के लिए इंडस्ट्री स्टैब्लिश करनी है, या कार मैन्युफैक्चर के लिए आपको क्या करना है, इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना है। तो जब आप कार मैन्युफैक्चर के लिए जब आप इंडस्ट्री स्टैब्लिश करोगे तो आप सबसे पहले क्या देखोगे कि भाई ये कार मैन्युफैक्चर करने के लिए जो रॉ मटेरियल है, अब यहाँ पे रॉ मटेरियल क्या होगा आपके लिए, यहाँ पे रॉ मटेरियल होगा आयरन एंड स्टील। पहला फैक्टर ये होगा, आप उस जगह पे अपने इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करोगे जहाँ पे आपके लिए आयरन और स्टील अवेलेबल होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। दूसरा होगा पावर सप्लाई। ये वहाँ पे प्रॉपरली पावर आनी भी चाहिए या नहीं। मान लीजिए आपके पास रॉ मटेरियल है और पावर ही नहीं आ रही है,
तो वहाँ पे आपकी इंडस्ट्री मतलब प्रॉफिट गेन नहीं कर पाएगी। तो पहला फैक्टर आता है कि जब आप इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो वहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। जैसे आपने कार इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने की सोची, तो आप पहले क्या फैक्टर देखोगे कि वहाँ पे रॉ मटेरियल की एबिलिटी है या नहीं, या इजिली वहाँ पे रॉ मटेरियल आप एक्सेस कर पाओगे या नहीं, आपके लिए अवेलेबल होगा या नहीं। फिर आप पावर सप्लाई देखोगे, फिर आप देखोगे लेबर कि आपको वहाँ पे स्किल और नॉलेजेबल लेबर एक्सपीरियंस लेबर आपके को मिल रहे हैं या मिल रहा है या नहीं। फिर कैपिटल जब आप उसमें इन्वेस्ट करोगे, कैपिटल में आपके पास क्या क्या चीज़ें आती हैं। कैपिटल में जैसे आपका लैंड, मशीन एंड लेबर, ये भी आपका कहीं ना कहीं क्या है कैपिटल में। आप कहोगे लेबर कैसे कैपिटल में, जब आप इनके सर्विसेज पे आप क्या करोगे, इन्हें सैलरी पे करोगे, तब ये हमारे लिए क्या बन जाते हैं, कैपिटल बन जाते हैं। तो कैपिटल, फिर आपके पास आता है मार्केट। क्यों? क्योंकि जब आपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, तो आप उसको बेचोगे कहाँ? जब तक आप उसको बेचोगे नहीं तब तक आप प्रॉफिट कैसे गेन करोगे? तो उसको बेचने के लिए, सेल करने के लिए आपके पास क्या पर्याप्त मार्केट अवेलेबल है या नहीं। तो ये सारे फैक्टर्स मायने रखते हैं कि जब कहाँ पे किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होने के लिए। तो कोई भी जब इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की जाती है तो वो सबसे पहले क्या देखते हैं, इन सब चीज़ों के, अपने जिस लोकेशन पे वो इस्टेब्लिश करती है तो वो देखते हैं कि ये सारी चीज़ें उनके लिए अवेलेबल है भी या नहीं। तो इंडस्ट्री को ग्रो करने के तो मेन कारण आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो अर्बन एरिया होते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जो इंडस्ट्री है वो देखने को मिलेगा कंपेयर टू अगर हम रूरल एरिया की बात करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जमशेदपुर हो गया, जो आपका टाटा नगर हो गया, तो ये सारे जो स्टेट है, या नोएडा हो गया, आपका गुरुग्राम हो गया, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा कंपनी और जो फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। दो जो और अर्बन एरिया में होने का मेन कारण क्या है, वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज देखने को मिल जाएगी, लाइक बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा की बात करते हैं। फिर आता है एल्गोमेशन। इसका मतलब क्या होता है, सामूहिक अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स। तो इसमें क्या होता है, जो इंडस्ट्रीज होते हैं वो क्लस्टर टुगेदर टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट। मतलब इसमें क्या होता है, जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर के, यानी कि उद्योग एक के साथ स्थिर होकर के क्या करती है, वहाँ पे प्रोडक्शंस को प्रोड्यूस करते हैं। तो जिसकी वजह से जो उनका प्रोडक्शन कॉस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, रिड्यूस, कम हो जाता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा इंडस्ट्री लोकेशन। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि हमने इंडस्ट्रीज को अलग अलग बेस पे, अलग अलग टाइप्स में क्या कर रखा है, क्लासिफाइड कर रखा है। जैसे रॉ मटेरियल के बेस पे, रोल के बेस पे, ऑनरशिप के बेस पे, फिर कैपिटल, वेट, इन सब के बेस पे हमने क्या कर रखा है, इंडस्ट्रीज को डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं बाय मटेरियल, बाय रॉ मटेरियल। अब जैसे देखिए, बाय रॉ मटेरियल पे हमने जो इंडस्ट्रीज को डिवाइड कर रखा है वो दो बेस में डिवाइड कर रखा है। एक है एग्रो बेस्ड, दूसरा है मिनरल बेस्ड। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर। जैसे कि कॉटन है, जूट, शुगर, टी, ये सारी हमारी क्या है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। दूसरा आता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि वो इंडस्ट्री जो मिनरल्स के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे आयरन है, स्टील है, सीमेंट, एल्युमिनियम। तो ये हमारे लिए क्या है, मेटल बेस्ड इंडस्ट्री है। इसके बाद आता है रोल बेस्ड, जैसे बेसिक इंडस्ट्रीज। दूसरा आता है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। बेसिक इंडस्ट्रीज में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें सप्लाई की जाती है रॉ मटेरियल, किसके लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे आयरन और स्टील की सप्लाई। उसके बाद आता है कंज्यूमर इंडस्ट्री, जिसमें प्रोड्यूस किया जाता है गुड्स फॉर डायरेक्ट कंजप्शन के लिए, यानी कि ऐसे गुड्स को यूज़ किया जाता है जो डायरेक्ट कंज्यूम किया जाए। जैसे अगर हम शुगर की बात करते हैं, ये जो फैंस, यहाँ पे फैंस मतलब वो जो आते हैं ना खाने वाला, जो हम मॉर्निंग के टाइम पे खाते हैं, आप वहाँ से समझ सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे फैंस का मतलब है पंखा, जो हम मेनली होम में यूज़ करते हैं, ठीक है, फैंस यहाँ पे। फिर आता है बाय ऑनरशिप। ऑनर मतलब स्वामित्व, यानी कि मालिकाना के आधार पे भी हमने क्या कर रखा है, इंडस्ट्री को क्लासिफाइड कर रखा है। तो इसको में भी हमने क्या है, चार पार्ट्स में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। पहला है पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर। सबसे पहले हम बात करते हैं ज्वाइंट सेक्टर। ज्वाइंट सेक्टर वो इंडस्ट्रीज होते हैं जो किसके द्वारा मतलब कंट्रोल किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं सेल, SAIL, सेल, ये वो इंडस्ट्री है जो किसके द्वारा
ऑन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। प्राइवेट सेक्टर वो इंडस्ट्रीज होती है जो किसी भी एक इंडिविजुअल्स पीपल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ऑन किया जाता है, यानी कि उसका वो एक मालिक होता है। जैसे हम टिस्को की बात करते हैं, टाटा आयरन स्टील, ठीक है। फिर आता है ज्वाइंट सेक्टर। ज्वाइंट सेक्टर में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें जो ऑनर होते हैं, पब्लिक जो ऑन किया जाता है वो डायरेक्टली ज्वाइंटली, मतलब पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर के क्या करेगी, इसको ऑन करेगी, तो वो हमारे लिए होता है ज्वाइंट सेक्टर। एग्जाम्पल अगर हम ऑयल इंडिया की बात करते हैं। फिर आता है कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या होता है, ये ऑन किया जाता है किसके द्वारा, जो प्रोड्यूसर होते हैं और वर्कर के द्वारा। एग्जाम्पल शुगर कोऑपरेटिव जो कि महाराष्ट्र के अंदर में, तो ये होता है हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर। तो ऑनरशिप के बेसिस पे भी हमने क्या कर रखा है, 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है इंडस्ट्री को। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं बाय कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बाय कैपिटल इन्वेस्टमेंट में 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, दूसरा होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करते हैं, जिसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो लागत होती है, वो लेस देन 1 CR। 1 CR का मतलब है 1 करोड़ से इसमें जो पैसा होता है वो कम खर्च होता है, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम किया जाता है। लार्ज स्केल में जस्ट अपोजिट हो जाता है, मोर देन 1 करोड़, मोर देन 1 CR, जिसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 1 करोड़ से ज़्यादा होता है। तो ऐसी इंडस्ट्री को कहते हैं हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब भाई वेट की हिसाब से बात करते हैं, तो इसमें भी हमने इंडस्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला है हैवी इंडस्ट्री, दूसरा है लाइट इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होते हैं जिसमें हम रॉ मटेरियल का, यानी कि कच्चे माल का उपयोग करते हैं भारी। लार्ज स्केल पर हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल का यूज़ करते हैं। जैसे हम आयरन एंड स्टील की बात करते हैं, तो यह हमारे लिए किस में आ गया, हैवी इंडस्ट्रीज में आ गया। एक पॉइंट और यूज़ कर लेना, इसमें हम हैवी मशीन और लार्ज स्केल पर इन्वेस्टमेंट कैपिटल यूज़ करते हैं। फिर आता है लाइट इंडस्ट्री। लाइट इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें हम कम मात्रा में रॉ मटेरियल का यूज़ करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, लाइट वेट इंडस्ट्री हो गया। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, अगला है मेजर इंडस्ट्रीज। हम कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। पहला आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, दूसरा देखने को मिलेगा आपको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, फिर देखने को मिलेगा शुगर इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें हमने क्या कर रखा है, 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक है सेल्फ रिलायंट एंड एम्प्लॉयज अ लार्ज वर्कफोर्स। अब इसका मतलब क्या है कि आत्मनिर्भर और जो बड़ा आपको क्या देखने को मिलेगा, लार्ज वर्कफोर्स देखने को मिलेगा। वो आपको किस में देखने को मिलेगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में देखने को मिलेगा। इंडिया क्या है, एक मेजर प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है किसका, कॉटन यार्न का। ये आपको एशियन टाइम पे भी देखने को मिल जाएगा। फिर आता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो ये क्या है, आपको बेसिक इंडस्ट्री जो कि सपोर्ट करता है अदर सेक्टर। जैसे जो इसमें रॉ मटेरियल आपको देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, आयरन और कोल और लाइमस्टोन जैसे रॉ मटेरियल्स इसमें यूज किए जाते हैं। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर देखने को मिलेगा छोटा नागपुर प्लेटो रीजन्स हमारी कंट्री के अंदर में, जो कि किसका प्रोड्यूसर है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का। उसके बाद आता है हमारे पास शुगर इंडस्ट्री। ये सेकंड लार्ज, हमारी कंट्री क्या सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो, कि फाउंड है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में। ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ से भी क्या हो सकता है, एग्जामिनर आपसे मैप के क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आता है सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री मेनली यूज किया जाता है सीमेंट का किसमें, कंस्ट्रक्शंस में। तो आपको देखने को मिल जाएगा सीमेंट इंडस्ट्री। इसमें रॉ मटेरियल क्या क्या यूज किया जाता है, लाइमस्टोन, कोल और आपको क्या देखने को मिलेगा, जिस्म आपको क्या है इसमें यूज होता हुआ नजर आएगा। फिर आता है केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्रीज में जिसमें हम इंक्लूड की बात करें तो ऑर्गेनिक देखने को मिलेगा और इनऑर्गेनिक केमिकल दोनों देखने को मिलेगा, जो कि किसके लिए यूज किया जाता है, फर्टिलाइजर और पेंट के प्रोडक्शंस के लिए किया जाता है। ग्रोथ ड्राइवन बाय द ऑयल रिफाइनरीज एंड डिजर्व्स एप्लीकेशंस। मतलब इसमें आपको क्या है, क्या देखने को मिलेगा, जो ऑयल रिफाइनरीज है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा, यानी कि अधिक मात्रा में तेल को क्या किया जाता है, रिफाइन इसमें किया जाता है। फिर आता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज मेनली इसमें हम किसकी बात करते हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, ये जो ट्रांसपोर्टेशन जो व्हीकल्स होते हैं उसकी बात करते हैं। तो मेजर हब्स देखने को मिलेगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, पुणे, चेन्नई और गुरुग्राम। फिर आता है
ग्रो पोस्ट लिबरलाइजेशन विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यानी कि ये नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ और मॉडल ने उद्योग को क्या किया है, आज के टाइम पे इंडस्ट्रीज को बढ़ाया है। फिर आता है आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। जैसे अगर हम बेंगलुरु की बात करते हैं तो इज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल देखने को मिलेगा और प्रोड्यूस किया जाता है यहाँ पे जैसे सॉफ्टवेयर, टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक। उसके बाद हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल, यानी कि इंडस्ट्री से निकलने वाला पॉल्यूशन और उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए इंडस्ट्री से मेनली आपको कौन कौन सा पॉल्यूशन देखने को मिलेगा, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड एंड नॉइज पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन कैसे, तो जो इंडस्ट्रीज होते हैं वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो वहाँ से जो हार्मफुल गैसेस निकलते हैं तो उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन जैसी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी। जैसे अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं, स्मोक की बात करते हैं, तो ये वो गैस होते हैं जिससे हम इन्वायरमेंट में क्या होता है, एयर पॉल्यूशन इंक्रीज होता है। पॉल्यूशन का मतलब आपको पता है, ऐसे वेस्ट सब्सटेंस जो कि हमारे इन्वायरमेंट, हमारी हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, उसे हम कहते हैं पॉल्यूशन। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है या स्मोक जो निकलते हैं फैक्ट्री से, वो हमारे इन्वायरमेंट और हमारी हेल्थ दोनों के लिए क्या है, खराब है। तो इसलिए वो क्या बन जाता है, एयर पॉल्यूशन बन जाता है, क्योंकि वो एयर में मिल जाता है। सिमिलर उसी तरीके से वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन का क्या मतलब है कि इंडस्ट्री से निकलने वाला जो भी वेस्ट है तो इंडस्ट्री क्या करती है, उसको रिवर में डिस्चार्ज कर देती है, केमिकल वाले जो भी सब्सटेंस होते हैं। तो जिससे जो वाटर एक्वाटिक एनिमल, मतलब वाटर में रहने वाले जो एनिमल्स है, एक्वाटिक एनिमल्स है, जो वाटर हम कंज्यूम करते हैं वो क्या होते हैं, टोटली पोल्यूटेड हो जाते हैं। तो बिना विदाउट ट्रीटमेंट इंडस्ट्री क्या करती है, डायरेक्ट डंप कर देती है वाटर के अंदर में, तो वाटर पॉल्यूशन देखने को मिलेगा। डोमेस्टिक भी है लेकिन अभी हम इंडस्ट्री पे डिस्कस कर रहे हैं। फिर आता है लैंड। लैंड में कैसे कि जो भी डिस्पोजल है हम उसे प्रॉपर तरीके से विदाउट ट्रीटमेंट किए हम क्या कर देते हैं, लैंड एरिया पे फेंक देते हैं, वो कर देते हैं, डिस्पोजल कर देते हैं, डंप कर देते हैं। तो जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, लैंड पॉल्यूशन देखने को मिलता है। फिर आता है नॉइस पॉल्यूशन। जैसे मशीन जब चलती है तो उससे जो साउंड क्रिएट होता है मशीन के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर में जो इक्विपमेंट सब यूज़ किए जाते हैं, जो अनवांटेड या अनप्लेजेंट साउंड जो क्रिएट होता है वो, उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, नॉइस पॉल्यूशन देखने को मिलता है। हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, जो भी हमारे पास वेट है, हम जो वेस्ट है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकलिंग कर सकते हैं और वाटर को ट्रीट कर सकते हैं। ट्रीट का मतलब है कि जो भी केमिकल वाला वाटर है हम उसको क्लीन करके क्या कर सकते हैं, रिवर में डंप कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एक जो एक्वाटिक एनिमल है यानी कि जो वाटर में रहने वाले एनिमल्स है उस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा और हमारा जो वाटर है वो भी क्या रहेगा, क्लीन रहेगा। जैसे आज के टाइम पे अगर हम यमुना की बात करें ना, यमुना वो टोटल क्या हो रखा है, पॉल्यूटेड हो रखा है, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रखे हैं वो यमुना के पानी में। और गंगा की भी बात करते हैं तो जैसे सरकार के द्वारा क्या है, बहुत से इंटेंटिव चलाए गए इनके पानी को क्लीन करने के लिए। ट्रीटिंग इफ्लुएंट्स इफ्लुएंट्स बिफोर रिलीज, यानी कि जो भी इंडस्ट्री से निकलने वाला जो वाटर है जिसमें केमिकल या जो अनवांटेड सब्सटेंस मिक्स होते हैं तो उसको हम ट्रीट करके हम क्या करें, उसको रिलीज करें, यानी कि रिलीज करने से पहले हमें उसको क्या करें, प्रॉपरली उसका ट्रीट करें। फिर यूज़ हमें क्या करना चाहिए, किसका, रेन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का, जिससे कि कहीं ना कहीं हम क्या कर सकते हैं, पॉल्यूशंस को मिनिमाइज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ गवर्नमेंट के इंटेंटिव्स, यानी कि सरकार के कुछ पहल। जैसे हमारी कंट्री में सरकार के द्वारा क्या है, कुछ स्कीम लेके आई थी ताकि हम अपनी कंट्री में क्या कर सकें, मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर सकें। जैसे नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, ये जो लाया गया था, इसका जो मेन मोटिव था वो क्या था, हमारी कंट्री के अंदर में 25% क्या करना था, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्टअप करना था, इंक्रीज करना था, ताकि हमारी जीडीपी इंक्रीज हो। तो 25% जीडीपी को ग्रोथ करने के लिए क्या किया गया था, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी लाई गई थी। दूसरा था मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया का जो मेन प्रोजेक्ट जो मोटिव था वो क्या था कि जो बाहर के जो इन्वेस्टर्स थे जो कि इन्वेस्ट करना चाहते थे उनको हम अपनी कंट्री के अंदर में अट्रैक्ट करें कि ताकि वो हमारी कंट्री में आए, इन्वेस्ट करें। मेनली जो डेवलप्ड नेशंस थे, जैसे हम यूएसए की बात करते हैं, जापान की बात करते हैं, तो हम मेन मोटिव ये था कि जितने भी जो डेवलप नेशन है हम उनको अट्रैक्ट करें ताकि वो हमारी कंट्री के अंदर में आके क्या करे, इन्वेस्ट करे, यानी कि अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट टू स्टैंड जो भी, और साथ साथ में जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी उसको मजबूती प्रोवाइड कराने के लिए
उसके बाद आता है एनटीपीसी एफर्ट्स। एनटीपीसी एफर्ट्स का मतलब क्या था, इसमें मेन फोकस किया गया, किस पे किया गया था कि फोकस ऑन एनर्जी इफिशिएंसी एंड एनवायरमेंटल सस्टेबिलिटी। तो अपनी एनर्जी को इफिशिएंसी के लिए और एनवायरनमेंट को हम क्या कर सकते, प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए एनटीपीसी एफर्ट लाया गया था। तो ये सारे पॉइंट्स आप एग्जाम में लिख सकते हैं अगर इसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन आता है तो होप सो फ्रेंड कि जो हमारा चैप्टर 6 था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, वो आपका कंप्लीटली रिवाइज हो गया होगा। सारी टॉपिक्स कवर किए गए, एक भी टॉपिक स्किप नहीं किया गया है। तो आप यहाँ से क्विक रिवीजन के लिए नोट्स बना सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।